Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is a new series वीकली करंट अफेयर एमसीक्यूज। ओके, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं साप्ताहिक करंट अफेयर एमसीक्यूज को, जिसमें 30+ क्वेश्चंस होंगे और विथ फुल एक्सप्लेनेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो वीडियो है, यानी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले सप्ताह को, पहले सप्ताह से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 जनवरी से लेके 7 जनवरी तक जितने भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, उन सारे को मैं क्वेश्चंस के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और उनकी व्याख्या भी करूंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर। एस्टोनिया जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस महाद्वीप में स्थित देश है, आपको बतलानी है। तो जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे, ऑप्शन बी यूरोप। ओके, तो ये एस्टोनिया जो है वो यूरोप में स्थित एक देश है। ठीक है, जो हाल में न्यूज में थी। देखते हैं एस्टोनिया को। अगर हम मैप में देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि ये है आपका एस्टोनिया। ठीक है, इसकी राजधानी पर्नु। ओके, और अगर आप क्या बोलते हैं, यूरोप को कंसीडर करें, तो आप इसको पूरे यूरोप के कंटेक्स्ट में भी देख सकते हैं कि एस्टोनिया कुछ यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा। मैं जूम कर देता हूँ, ये आप देख पा रहे होंगे। ओके, तो आप देख पा रहे हो कि ये जो बॉर्डर शेयर कर रहा है वो रसिया के साथ भी कर रहा है। ठीक है, लातविया के साथ कर रहा है और किसी के साथ नहीं कर रहा। ओके, यानी कि 2 देशों के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। एक तो हो गया रसिया, एक हो गया लातविया। ठीक है, और इसके आसपास कौन से सागर हैं, तो ये शायद बाल्टिक सागर है। ठीक है, तो ये बाल्टिक ओशियन है, जिसके हम देख लें एक बार, कहाँ गया बाल्टिक सी जो है, यहाँ पे आपको गल्फ ऑफ फिनलैंड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी क्वेश्चन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो याद रखिएगा कि एस्टोनिया जो है वो यूरोप का देश है और ये बॉर्डर अपना शेयर करता है रसिया और लातविया के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की किस मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है? ओके, ऑप्शन ए आकाश, नाग, पृथ्वी, अमोघ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आकाश। ओके हाल ही में जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, उन्होंने आकाश को विदेशों में मतलब एक्सपोर्ट किया जाए, निर्यात किया जाए, इसकी मंजूरी दी है कि हम अब हमारा जो डीआरडीओ है वो अब जितने भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है डिफेंस से रिलेटेड, उनका हम एक्सपोर्ट करें। यानी कि भारत भी कहीं ना कहीं एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पे आगे बढ़ने का कोशिश कर रहा है, या कह लें कि हम भी अपने डिफेंस जो प्रोक्योरमेंट है या फिर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उसमें हम अपने वैश्विक जो व्यापार हो रहा है डिफेंस का, उसमें अपना भागीदारी हम बढ़ाना चाहते हैं। ठीक, तो इस ओर भारत लगातार प्रयास कर रहा है। ठीक है, तो याद रहेगा आपको कि आकाश वो मिसाइल है जो जिसकी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। ओके, आप देख पा रहे होंगे आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात को मिली मंजूरी। जाने डिफेंस एक्सपोर्ट की दुनिया में कहाँ हैं हम। ठीक, तो आपको केवल ये न्यूज़ याद रखनी है कि आकाश मिसाइल को हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने हाल ही में 2 सूर्य अन्वेषण, जिसका नाम है हेलियोफिजिक्स मिशन, की मंजूरी दी है? ठीक है, यानी कि हाल ही में जो 2 सन से रिलेटेड, सन के मतलब और जो ऑब्जर्वेशन कह लें या जो भी, हेलियोफिजिक्स मिशन की मंजूरी दी है, तो वे कौन से अंतरिक्ष थे, मतलब कहाँ के अंतरिक्ष थे, किस देश के? ए भारत, अमेरिका, चीन, रूस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑफ कोर्स नासा होगा। ठीक है, तो अमेरिका में हाल ही में अमेरिका का नासा ने 2 सोलर जो सिस्टम है, मतलब सन जो है सूर्य, उसके अन्वेषण के लिए हेलियोफिजिक्स मिशन को अप्रूव किया है। देख पा रहे होंगे आप, ये नासा की वेबसाइट से मैंने लिया हुआ स्क्रीनशॉट है। नासा अप्रूव्स हेलियोफिजिक्स मिशन टू एक्सप्लोर सन। ठीक है, अर्थ अरोरा। अरोरा से आप परिचित होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो आपने सुना होगा नॉर्थ अरोरा
ऑस्ट्रेलिस ऑरोरा। ओके, यानी कि ऑरोरा क्या होता है, एक घटनाएं होती है जो कि जैसे कि आप देखेंगे कभी कभी आसमान में तारे पूरे मतलब बहुत सारे लाइट चमकने लगते हैं, ठीक है। तो आप अगर नॉर्थ पोल पे जाएं और साउथ पोल पे, ये दो जगह होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो एक होता ऑरोरा बोरियोलिस, एक होता है ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। तो ऑस्ट्रियोलिस बोले तो ऑस्ट्रेलिया, यानी कि जो साउथ पोल में होगा वो उसको हम ऑस्ट्रियोलिस कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑरोरा ऑस्ट्रियोलिस। और जो नॉर्थ में होगा ऑरोरा बोरियोलिस। ठीक है, याद रहेगी आपको, बिल्कुल याद रहनी चाहिए आपको। ठीक है, तो बेसिकली हाल ही में नासा ने क्या अप्रूव किया, हेलियोफिजिक्स मिशन को। ठीक है, किस लिए, तो ये एक्सप्लोर करेगा सन को और अर्थ पे जो अरोरा बनते हैं, जो ज्योति जिसको कहते हैं हिंदी में ज्योति। ठीक है, पृथ्वी की से पर ज्योति निकलती है, यानी कि अगर आप उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में आप जाएंगे तो उधर आपको कई सारी ज्योतियां देखने को मिलेगी, मतलब लाइट। ठीक है, तो बेसिकली वही हो रहा है, उस पर रिसर्च हो रहा है। क्यों, क्योंकि सन से जितने जो रेडिएशन आता है ना, मतलब चार्ज पार्टिकल जो आते हैं, वो हमारे जो टेक्नोलॉजी है उस पर एक गहरा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो सन से सोलर सिस्टम जो फ्लेयर आते हैं, मतलब चार्ज पार्टिकल या कह ले विकिरण, वो एक हवा की तरह आते हैं पूरा गर्म। ठीक है, तो उससे हमारे टेक्नोलॉजी, खास करके सैटेलाइट वगैरह जो हमारे हैं अंतरिक्ष में, उन पे बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, मतलब इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए नासा जो है ये 2 मिशन को लॉन्च किया है। ठीक है, हेलियोफिजिक्स मिशन को, ताकि वे एक्सप्लोर करें और जानने जानने का कोशिश करें कि आखिर ये जो सोलर सिस्टम है इसका इम्पैक्ट को कैसे रोका जाए, या फिर कहाँ तक ये इम्पैक्ट पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो याद रखिएगा कि नासा ने हाल ही में ये 2 मिशन लॉन्च किए हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय डायस्पोरा से जुड़ने के लिए विदेश मंत्रालय ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। याद रहेगी, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता, याद रहेगा। ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल को लॉन्च किया किसने, हाल ही में विदेश मंत्रालय ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रकार का इथेनॉल गुड़, चना, चुकंदर, शरबत और खाद्य तेल के बीज जैसे स्रोतों से बनाया जाता है, यानी कि इथेनॉल गुड़, सॉरी, किस प्रकार का इथेनॉल गुड़, चना, चुकंदर, शरबत और खाद्य तेल, जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं या फिर कह लें कृषि प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्ट होते हैं जैसे गन्ना, चुकंदर, शरबत, जो बीज होते हैं खाद्य तेल के बीज, गुड़, तो इन सब से इथेनॉल बनता है। तो आपको बतलाने की कौन सा इथेनॉल बनता है, किस प्रकार के, कौन सा जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड या क्लीन इथेनॉल। तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो पहले जनरेशन का यानी फर्स्ट जनरेशन का एथेनॉल बनता है इससे किससे, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से। याद रहेगी, फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, चूंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए यह जानना कि आखिर इथेनॉल का यूज हम करते क्यों हैं, इसका यूज क्या है। ठीक है, सॉरी। तो आप देख पा रहे होंगे जैसा कि इसके कई यूजेस हैं, जैसे बियर बनाने में, शराब बनाने में, बियर बनाने में इसका यूज काफ़ी मात्रा में यूज किए जाते हैं इस इथेनॉल का। ठीक है, इसका यूज आप कह सकते हैं डिटर्जेंट में है, साबुन में है, ये सब बनाने में होते हैं। मेडिसिन में भी इसका यूज, डिटर्जेंट, मेडिसिन। ठीक है, डिओड्रेंट, डिओड्रेंट जो हम लोग परफ्यूम मारते हैं, डिओड्रेंट। ठीक है, फॉक्स, फॉग, ये सब डिओड्रेंट, इन सब को बनाने में भी हम एथेनॉल का यूज करते हैं। ठीक है, इनफैक्ट हम लोग एज ए फ्यूल भी एथेनॉल का यूज करते हैं, फ्यूल के लिए भी हम इथेनॉल का यूज करते हैं गाड़ियों में, ताकि इससे पोल्यूशन कम हो। ओके, तो याद रहेगी, इथेनॉल का फार्मूला है C2H5OH, C2H5OH, याद रहेगी, C2H5OH, याद रहना चाहिए, ऑफ कोर्स याद रहना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृषि में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए ऑनलाइन कार्यक्रम का क्या नाम है, मतलब कृषि में इनोवेशन, नवाचार, इस सब को बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा एक ऑनलाइन
कार्यक्रम शुरू किया गया है, ठीक है, ऑनलाइन एक कार्यक्रम शुरू किया गया है, तो उसका क्या नाम है? तो जाहिर सी बात है इसका नाम क्या है? एग्री इंडिया हैकाथन। देख पा रहे होंगे, एग्री इंडिया हैकाथन, याद रहेगी, एग्री इंडिया हैकाथन। कृषि में नवाचार को बढ़ाने के लिए कृषि मंत्रालय द्वारा, किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय द्वारा ये ऑनलाइन कार्यक्रम प्रोग्राम शुरू किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुषी का विस्तार क्या है, जिसे हाल ही में संचार में देखा गया? तो सिंपल क्वेश्चन है, इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस, याद रहेगी, इंटरकनेक्ट यूजेज चार्जेस। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ठीक है, जो रेलवे के एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पूछना ही पूछना है। तो नए रेलवे बोर्ड अध्यक्ष और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुनीत शर्मा को। कौन? सुनीत शर्मा, सुनीत शर्मा, सुनीत शर्मा को नए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के रूप में चुने गए हैं, सुनीत शर्मा को, याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन ने किस भारतीय राज्य की सीमा के निकट लहासा और निंगची के तिब्बती शहरों को जोड़ने वाली एक रेल लाइन पूरी की है? मतलब बेसिकली आपको बतलाना है कि चीन ने हाल ही में एक रेलवे ट्रैक बनाया है, तिब्बत के आसपास एक क्षेत्र है लहासा और निंगची, इन दोनों को जोड़ने के लिए रेलवे ट्रैक का निर्माण किया है। तो आपको बतलाना है कि ये आखिर किस राज्य को टच करते हैं, मतलब ये जिस तिब्बत के जिस एरिया में बनाया गया है वो आखिर किस राज्य से इनके बॉर्डर शेयर करते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑफ कोर्स अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये है हमारा अरुणाचल प्रदेश, नहीं दिख पा रहा है, हम जूम कर देता हूँ, ये है अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है यही लहासा है, एक बार कहाँ गायब हो गया, ये आप देख पा रहे होंगे, ये है लहासा, ठीक है, लहासा और नांगची, निंगची, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक ये रेलवे लाइन को जोड़ा है, ये सारे जो है तिब्बत एरिया में, ठीक है, चाइना के तिब्बत एरिया में। तो आप देख पा रहे होंगे ये अरुणाचल बॉर्डर है अपना भारत, ठीक है, तो इसके साथ ये बॉर्डर शेयर करता है, याद रहेगी। तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में हाल ही में चीन ने लहासा और तिब्बत को जोड़ने के लिए रेलवे ट्रैक का निर्माण किया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, K9 जर्नल जिसे हाल ही में जारी किया गया था किस क्षेत्र से संबंधित है? ओके, दवा, पुलिस, पेंडेमिक, रोबोटिक्स। इसका राइट आंसर है बी, पुलिस। क्या? पुलिस। तो ये जो K9 जर्नल है वो पुलिस से संबंधित है। बेसिकली K9 जर्नल है क्या? तो कुछ नहीं, जैसे आप देखे होंगे कभी कभी पुलिस के साथ एक डॉगी होता है, ठीक है, तो डॉगी को भी एज ए हम पुलिस समझते हैं, ठीक है, डॉगी को एज ए कमांडर समझ सकते हैं, एज ए फोर्स, ठीक है, एज ए फोर्स हम समझ सकते हैं कि डॉग एज ए फोर्स। तो बेसिकली K9 जर्नल वही है, ठीक है। K9 जर्नल हाल ही में जो हमारे गृह मंत्री हैं श्री माननीय अमित शाह, उनके द्वारा K9 जर्नल एक पब्लिकेशन का प्रकाशन किया गया, मतलब सॉरी एक बुक का प्रकाशन किया गया जिसमें यही सब मतलब बातें कही गई कि क्या करना चाहिए, मतलब कुछ डायरेक्शन होंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, ये वगैरह वगैरह इस बुक्स में, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें एक डॉगी है और यहाँ पे एक फोर्स है, ठीक है। तो यानी कि डॉगी को भी हम एज ए फोर्स कंसीडर करेंगे। K9 जर्नल बेसिकली यही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय सशस्त्र बल ने अपनी तरह का पहला मानव अधिकार सेल, ह्यूमन राइट सेल बनाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, इंडियन आर्मी। कौन? इंडियन आर्मी ने हाल ही में मानव अधिकार सेल का गठन किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संबलपुर जहां भारत के प्रधानमंत्री ने IIM के नींव पत्थर रखी, किस राज्य में स्थित है? मतलब हाल ही में आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री ने एक IIM की फाउंडेशन नींव रखी है, कहाँ? संबलपुर में। तो ये जो संबलपुर है वो किस राज्य में स्थित है? आपको सारे लोग जानते होंगे, उड़ीसा में, ठीक है, ये उड़ीसा। तो उड़ीसा में नए IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है,
तो मैनेजमेंट के लिए एक इंस्टीट्यूट उड़ीसा में हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा इसकी नींव रखी गई। ये देख रहे होंगे आप, ये इसका नया कैंपस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियाई वाटर वर्ड जनगणना 2021 जिसे हाल ही में समाचार में देखा गया था, किस राज्य में आयोजित किया जाना है? एशियाई वाटर वर्ड जनगणना 2021 किस राज्य में आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश, ठीक है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। 50वीं इंटरनेशनल वाटर सेंसस है, याद रखिएगा, कैमा 50वां, ठीक है। और सॉरी, ये जो है भारत में जो एशियाई वाटर वर्ड जनगणना जो है, सेंसस जो है, उसको बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड्स इंटरनेशनल के कोलैबोरेशन यानी कि दोनों के समन्वय द्वारा इस जनगणना का मतलब काउंटिंग किया जाना है, ठीक है। वर्ड्स का काउंट किसके सहयोग से किया जाना है? तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंटरनेशनल के द्वारा इन दोनों के द्वारा वर्ड्स की काउंट की जानी है, गणना की जानी है, ठीक है, याद रहेगी। आंध्र प्रदेश में आयोजित किया गया था एशियाई वाटर जनगणना 2021 और इसको किसके सहयोग से किया जाएगा? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी और वेटलैंड इंटरनेशनल, और यह कैमा इंटरनेशनल वाटर वर्ड सेंसस है, तो 50वां। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपोर बिल, आपने सुना होगा दीपोर बिल, जो हाल ही में खबरों में देखा गया था, किस राज्य का एकमात्र रामसर स्थल है? सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, असम। क्या? असम। तो दीपोर बिल आपका कहाँ पड़ेगा? असम में, ठीक है। देख लेते हैं, ये आपका हो गया दीपोर बिल, ये देख पा रहे होंगे, ये पूरा वाटर बॉडीज है, ठीक है। तो ये दीपोर बिल है, यहाँ पे एक बर्ड वॉच टावर भी है, ठीक। ओके, तो ये कुछ आपको इस तरह से दिखेगा, ठीक है। और ये देख पा रहे होंगे, ये ब्रह्मपुत्रा नदी है, ठीक है। ये जो है ब्रह्मपुत्रा नदी है, और ठीक इसके साउथ साइड में, ठीक है, ठीक इसके साउथ साइड में क्या है? दीपोर बिल। ओके, ठीक ब्रह्मपुत्रा नदी के साउथ में दीपोर बिल है, ये याद रखनी। तो दीपोर बिल कहाँ है? असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रोन पर कौन से देश का नया नियम लागू किया है जो देश के लोगों के ऊपर और रात में उड़ने की अनुमति देता है? मतलब बेसिकली ड्रोन से संबंधित एक नए नियम लाए गए हैं, ठीक है। किसी देश द्वारा ड्रोन से संबंधित एक नए नियम लाए गए हैं, और वो जो नियम है उसमें यह बात कही गई कि आप देश में मतलब ड्रोन को उड़ा सकते हो किसी के ऊपर भी, मतलब हमारे छत के ऊपर या किसी के ऊपर भी, लोगों के ऊपर आप उड़ा सकते हो। रात में उड़ने की भी अनुमति है, मतलब कि आप ना केवल दिन में बल्कि आप रात में भी उड़ा सकते हो। तो वैसे कौन से देश है जिन्होंने ड्रोन पे नया नियम लाया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कौन? अमेरिका। भाई टेक्नोलॉजी में विकसित है तो यही लाएगा ये। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। तो आपको ये याद होनी चाहिए, ड्रोन से संबंधित अगर कोई नियम लाया तो कौन लाया? अमेरिका लाया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 आंखें खुफिया नेटवर्क जिसको कहते हैं 5 आइज, क्या कहते हैं? 5 आइज, 5 आंखें खुफिया एक नेटवर्क है, ठीक है। उनमें हाल ही में ना 6ठे सदस्य को शामिल किया गया। तो आपको बतलाने कौन से देश को शामिल किया गया? भारत, जापान, यूके, ब्राजील। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जापान को शामिल किया गया। जब 5 आइज खुफिया नेटवर्क जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें शामिल किया गया है जापान को, ठीक है। देख पा रहे होंगे आप मैप में कि 5 आइज में कौन कौन शामिल है, यानी कि 5 आंखें खुफिया नेटवर्क जो है उसके सदस्य कौन कौन है। तो आप देख पा रहे होंगे, ये कनाडा, अमेरिका, यहाँ यूरोप में एक यूके होगा आपका, ठीक है, यूके, ऑस्ट्रेलिया, और ये कौन है? बताइए बताइए। न्यूजीलैंड, ठीक है। तो ये न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएसए, कनाडा, और एक नया अभी अभी ऐड हुआ है जो यहाँ पे, कौन है? जापान, ठीक है। तो हाल ही में जापान को 6ठे सदस्य के रूप में चुना गया है, ठीक है, याद रहेगी आपको, बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिशन सागर 3
मिशन सागर 3 भारतीय नौसेना पोत INS किल्तन के एक हिस्से के रूप में किस देश में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए पहुंचा? INS किल्तन के एक हिस्से के रूप में किस देश में राहत सामग्री पहुंचाने के लिए पहुंचा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी, कंबोडिया। तो मिशन सागर और भी कई सारे मिशन चलाते रहते हैं इन लोग। दरअसल क्या है कि जब भी कहीं भी आपदा, सुनामी वगैरह आती है या भी किसी भी देश को जो कि इंडियन ओशियन में है, मदद की ज़रूरत होती है, तो भारत हमेशा तैयार रहता है। ठीक, तो इसके लिए भारत सरकार ने एक मिशन सागर लॉन्च किया है। ठीक है, कार्यक्रम, जिसके तहत भारतीय जो नौसेना होते हैं, पोत पोत वाले नौसेना, वो जाके वहाँ जितने भी खान पान राहत सामग्री होती हैं उन सब को पहुँचाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो मिशन सागर 1, 2, 3 ये चलता रहता है। ठीक, तो हाल ही में जो मिशन सागर 3 है वो कंबोडिया के लिए राहत सामग्री पहुंचाया है। कौन? INS किल्तन, याद रहेगी, किसके द्वारा? INS किल्तन के द्वारा सागर 3 के तहत कंबोडिया को राहत सामग्री पहुंचाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 18, हेरिटेज को अपनाना यानी कि अडॉप्ट हेरिटेज एक योजना है जो केंद्रीय मंत्रालय के सहयोग से पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है। ठीक है, मतलब ये जो है पर्यटन मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जाती है, वो किसके सहयोग से, किस मंत्रालय के सहयोग से? ये जो एडॉप्ट हेरिटेज जो योजना लाई है सरकार, उसको किस किस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाता है? तो एक तो बतला दिया गया कि पर्यटन मंत्रालय, दूसरा कौन सा मंत्रालय है? तो जाहिर सी बात है भाई, हेरिटेज की बात हो रही है, कल्चर की बात हो रही है, तो वही होगा सांस्कृतिक मंत्रालय। कौन? सांस्कृतिक मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय द्वारा और पर्यटन मंत्रालय द्वारा एडॉप्ट हेरिटेज को कार्यान्वित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है? इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो एडॉप्ट हेरिटेज अपनी धरोहर अपनी पहचान है, इसका टैग लाइन है, याद रखिएगा। इसका टैग लाइन क्या है? अपनी धरोहर अपनी पहचान, एडॉप्ट हेरिटेज। ठीक है, तो इस एडॉप्ट हेरिटेज के तहत किया किया जा रहा है कि मतलब कि कई सारे हेरिटेज की पहचान की जा रही है, आइडेंटिफाई किया जा रहा है, और उसको ना मतलब कह लें कि उसकी मरम्मत वगैरह या फिर उसको फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जैसे दिव्यांगों के लिए सीढ़ियाँ को व्यवस्था, दिव्यांगों के लिए मतलब व्हील चेयर की व्यवस्था हो, टॉयलेट की उत्तम व्यवस्था हो, दिव्यांगों को स्पेशल जोर दिया गया, इसलिए मैं दिव्यांग दिव्यांग बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, उन लोगों के लिए मतलब सरकार बोली है कि दिव्यांग फ्रेंडली होने चाहिए, इको फ्रेंडली होनी चाहिए, पीपल फ्रेंडली होनी चाहिए। ठीक है, फॉरेन फ्रेंडली होनी चाहिए। ऐसे हेरिटेज का हम निर्माण करें, मतलब हेरिटेज साइट वही रहेंगे लेकिन वहाँ पे कुछ कुछ फैसिलिटी दी जाएंगी। तो इसके लिए प्राइवेट जो सेक्टर है उनको आमंत्रित किया गया है कि आप आइए और आप चाहें तो ये प्रोजेक्ट ले सकते हैं कि हम इसकी देख रेख करेंगे। ठीक है, तो केवल आपको इतना याद रखना है कि एडॉप्ट हेरिटेज जो है वो सांस्कृतिक मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय इन दोनों द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है, और इसके तहत क्या किया जाएगा कि पीपल फ्रेंडली हेरिटेज बनाए जाएंगे। इसका टैग लाइन क्या है? अपनी धरोहर अपनी पहचान। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परागणकर्ता पार्क, जिसको हम कहते हैं पोलिनेटर पार्क, पोलिनेशन आप सुने होंगे। ठीक है, तो पोलिनेटर पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? पहला पोलिनेटर पार्क, तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में पहला पोलिनेटर पार्क की स्थापना की गई। कहाँ? उत्तराखंड में। उत्तराखंड में पोलिनेटर पार्क की स्थापना की गई है। इंडियाज फर्स्ट पोलिनेटर पार्क कम्स अप एट हल्द्वानी, उत्तराखंड। कहाँ? हल्द्वानी में, याद रहेगी। उत्तराखंड, हल्द्वानी नहीं याद रहा कोई बात नहीं, आपको उत्तराखंड जरूर याद होनी ही चाहिए। ठीक है, तो पोलिनेटर पार्क जैसे आए तो क्या मारिएगा? उत्तराखंड। चलिए बढ़ते हैं आगे। बेसिकली क्या है ये पार्क में बहुत सारे देख पा रहे होंगे आप, फोटो से देख के ही समझ रहे होंगे।
कि कई सारे छोटे छोटे मधुमक्खियाँ या फिर बर्ड्स हैं, हनी बी हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स कीड़े हैं, 40 प्रकार के कीड़े हैं यहाँ पे इस पार्क में, ठीक है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे कीड़ों और हनी बी और बर्ड्स का कलेक्शन है, ठीक है। तो याद रहेगी आपको, बस केवल याद रखना कि पोलिनेटर पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। थैम्बल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किस भारतीय राज्य में किया गया? इसका राइट आंसर है मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में थैम्बल बहुउद्देशीय परियोजना, थैम्बल मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट, मल्टीपर्पस बोले तो क्या, मल्टी मल्टी मतलब कई, पर्पस मतलब कई सारे पर्पसों के लिए डैम बनाए गए। पहला बिजली उत्पादन पर्पस से भी हो सकता है, सिंचाई के पर्पस से किया जा सकता है, और भी कई तरह के पर्पस से किए जा सकते हैं, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। तो ये मल्टीपर्पस थॉवल मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसको माफुआ डैम भी कहते हैं, क्या कहते हैं, माफुआ डैम, ठीक है। ये एक टूरिस्ट स्पॉट भी है, ठीक है। तो ये भी मल्टी में ही आ जाएगा कि मल्टीपर्पस क्या, तो हम कह सकते हैं कि पर्यटन के संदर्भ में, सिंचाई के संदर्भ में, बिजली उत्पादन के संदर्भ में, तो प्लस लाइफ के संदर्भ में, जीवन के संदर्भ में, भाई पानी नहीं मिलेगा तो जियोगे कैसे, तो इन सब वाटर सिक्योरिटी के लिए, मतलब कह सकते हैं वाटर सिक्योरिटी के लिए, तो इन सब के लिए हम ये जो डैम है उसका निर्माण किए हैं। थंबल मल्टीपर्पस डैम कहाँ है, प्रोजेक्ट कहाँ है, तो मणिपुर में। याद रहेगी, बिल्कुल याद होनी ही चाहिए। थैम्बल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, तो मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने घोषणा की कि इसमें स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं का इतिहास शामिल होगा? मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन है कि हाल ही में कोई ऐसा राज्य है, कोई ऐसा का, यूपी, हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने यानी यूपी सरकार ने जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें सिख गुरुओं के इतिहास को जानने के लिए एक चैप्टर को ऐड किया गया है। ओके, तो कौन से राज्य है वो? उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल करने पर जोर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनील कोठारी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस पेशे से जुड़े थे? तो सुनील कोठारी एक नृत्य पेशे से जुड़े थे, हिस्टोरियन नृत्य थे, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कि सुनील कोठारी वाज नोटेड, जस्ट होल्ड 1 मिनट, पेन लेते हैं। हाँ, तो सॉरी, तो ये हैं सुनील कोठारी, जस्ट होल्ड 1 मिनट। आप देख पा रहे होंगे सुनील कोठारी। तो सुनील कोठारी वाज नोटेड इंडियन डांस हिस्टोरियन, क्या है, इंडियन डांस हिस्टोरियन, ओके। और ही वाज ऑल्सो ए उदय शंकर प्रोफेसर एट रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी। इतनी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप केवल इतना याद रखिए ही इज़ ए इंडियन डांस हिस्टोरियन, ठीक है। और इनका जन्म हुआ था 1933 में, इनका मरण हुआ 27 दिसंबर 2020 दिल्ली में। और ये जो जाने जाते हैं बेसिकली इंडियन क्लासिकल डांस के लिए जाने जाते हैं, क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडियन क्लासिकल डांस, ठीक है, शास्त्रीय डांस। और इन्होंने एडुकेशन जो लिया वो रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई किया था। याद रहेगी, बिल्कुल याद रहनी चाहिए, ठीक है। कलकत्ता से थे। ओके, तो सुनील कोठारी किससे संबंधित है? नृत्य से। क्या थे? ये भारतीय सांस्कृतिक नृत्य से संबंधित थे, इंडियन क्लासिकल डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोम्पेई नामक एक पुरातात्विक स्थल जो हाल ही में खबर बना रहा था किस देश में स्थित है? फ्रांस, इटली, जर्मनी, ग्रीस। पोम्पई, पोम्पई एक जो आर्कियोलॉजिकल साइट न्यूज में हाल ही में था, ठीक है, ये पुरातात्विक स्थल था पोम्पई। वो कहाँ है, किस देश में? तो इटली में। कहाँ है? इटली में। इटली में पोम्पई नामक पुरास्थल की खोज की गई है। पोम्पई नामक पुरास्थल कहाँ है? इटली में। पोम्पई नामक पुरास्थल कहाँ है? इटली में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देख रहे होंगे आप, यही पोम्पई है। तो ये पुरातात्विक बोले आर्कियोलॉजिकल साइट है, एंशियंट
तो वहाँ पे जब खुदाई किया ना तो एक एंशियंट स्ट्रीट फूड शॉप मिला। क्या मिला? स्ट्रीट फूड शॉप, यानी कि जो गलियों में, मतलब हम लोग जब कहीं भी जाते हैं, मतलब बाजार उजार में, तो स्ट्रीट फूड शॉप पे हम लोग जाते हैं, समोसा खाते हैं वगैरह वगैरह। तो उसी तरह यहाँ पे खोदा गया, तो वहाँ पे एक मतलब जो स्ट्रीट होती है, सड़कें, उसके किनारे में एक शॉप मिला। ठीक है, तो कह सकते हैं स्ट्रीट फूड शॉप मिला यहाँ पे पोम्पियो में, पोम्पियो रोम। ठीक है, तो याद रहेगी। स्ट्रीट फाउंड स्ट्रीट फूड हैज़ बिकम सिंस 76 AD। और यहाँ पे एक फूड स्टॉल मिला है पोम्पियो में। वेसल एंड अदर फूड रिमेन्स एट दैट साइड, मतलब और भी कई सारे वस्तुएं मिली हैं। बेसिकली फूड शॉप मिला, याद रहेगी। इटली में मिला, पोम्पियो नामक पूरा स्थल कहाँ मिला? इटली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने किस मामले पर 2-1 बहुमत से फैसला सुनाया? ठीक है, कौन? न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर की अध्यक्षता में 3 न्यायाधीशों की पीठ थी, मतलब 3 न्यायाधीशों की एक बेंच थी, जिसमें 2-1 बहुमत पर फैसला सुनाया गया। जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो A.M. खानविलकर न्यायमूर्ति। ठीक है, तो वो कौन सा फैसला सुनाया था? तो जाहिर सी बात है, इसका राइट आंसर है सेंट्रल विस्टा परियोजना केस। क्या है सेंट्रल विस्टा परियोजना केस? तो आपने सुना होगा कि हमारा पार्लियामेंट, नया पार्लियामेंट बन रहा है। ठीक है, पार्लियामेंट है, उसके बगल में एक नए पार्लियामेंट का निर्माण हो रहा है। तो वो जो निर्माण हो रहा है, उस पे एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में कि सरकार जो ये पार्लियामेंट निर्माण कर रही है, बना रही है, तो ये क्यों बना रही है, कैसे बना रही है, इसका कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार कैसे पैसा खर्चा कर रही है? ये सरकार का पैसा तो है नहीं भाई, ये हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, जनता का पैसा है जो टैक्स पे करते हैं। तो इसका कैसे यूज हो, ये हमको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो बता। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि ये जो सेंट्रल विस्टा है, पार्लियामेंट हमारा है, उसको बनाने के लिए ये जनता का पैसा लग रहा है। ठीक है, तो जनता को मालूम होनी चाहिए ना कि कैसे बन रहा है, क्या खर्च हो रही है, कितना खर्च हो रही है, किस तरह का डिजाइन है, डिजाइनर कौन है, किसको आपने बिड दिया है बनाने के लिए, और उसी को आपने क्यों दिया, टाटा को ही बनाने क्यों दिया और किसी को क्यों नहीं दिया। तो ये सारे कई सारे क्वेश्चन मतलब निकल के आते हैं। तो इसी के को लेकर एक याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का जब निर्णय आया, तो उसमें 2-1 बहुमत से फैसला सुनाया गया सरकार के पक्ष में। ठीक है, यानी कि सरकार ने, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार जो सेंट्रल विस्टा परियोजना पे काम कर रही है, पार्लियामेंट बनाने की परियोजना पर जो काम कर रही है, उस पे सरकार जो भी कर रही है वो एक प्रक्रिया के तहत कर रही है, जो सभी प्रक्रिया होनी चाहिए वो सारे प्रक्रिया सरकार फॉलो कर रही है। ठीक है, तो उसमें कोई लफड़ा की बात नहीं है, बिल्कुल सरकार सही कर रही है। ठीक है, तो उसी को लेकर हाल ही में यह फैसला सुनाए गए थे, किसके द्वारा? A.M. खानविलकर की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ के द्वारा। ठीक है, तो ये जो पार्लियामेंट है उसको कौन बना रहा? तो टाटा, याद रहेगा कौन? टाटा। टाटा के द्वारा पार्लियामेंट बनाया गया, डिजाइन किया गया। ठीक है, मतलब जो बोली लगी थी बनाने का, वो टाटा को प्रोजेक्ट मिला। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, यूनिसेफ के हालिया बयान के अनुसार किस देश ने नए साल के दिन सबसे अधिक जन्म दर्ज किए? तो बताइए, आप ही बताइए, इसमें कौन हो सकता है? चीन, भारत, USA, जापान में सबसे ज़्यादा बच्चा पैदा करने वाला? ऑफ कोर्स यार, भारत होगा। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, भारत, बिना देखे मार दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल जो खबरों में रहा था, किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रेलवे मंत्रालय। रेलवे मंत्रालय द्वारा फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल लॉन्च किया गया। फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट लॉन्च किसके द्वारा किया गया? रेलवे मंत्रालय द्वारा। ठीक है, फ्रेट कॉरिडोर आपने सुना ही होगा, हमेशा रेल की बात चलते रहता है, फ्रेट कॉरिडोर, फलान कॉरिडोर। तो इससे समझ में आ जाना चाहिए आपको कि रेलवे मंत्रालय होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि गेस करके भी हम सही कर सकते हैं, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर, किस संगठन ने 2020 के दौरान भारत के जलवायु पर एक बयान जारी किया? किसके जलवायु पर? भारत के जलवायु पर, इंडियन क्लाइमेट पर बयान जारी किया। बयान बोले तो कमेंट जारी किया, जो भी, ठीक है। तो किस संगठन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, IMD, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। IMD द्वारा इंडियन क्लाइमेट पर एक मतलब रिपोर्ट जारी किया गया हाल ही में, ठीक है, कि हमारा क्लाइमेट इस साल कैसा रहा, कितना बारिश हुआ नहीं हुआ, तो ये सारी बातें कही गई है उस रिपोर्ट में, ठीक है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। तो ये कौन था संगठन? संगठन का नाम है IMD, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये मौसम संबंधी गतिविधियों पर काम करती है, मतलब हमेशा सर्वेलेंस रखती है, जैसे कि साइक्लोन वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है, बारिश कितना हुआ हमारे देश में, ये सारे का आंकड़ा कौन रखता है? IMD। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपने सुना होगा हाल ही में हमारे मोदी जी भाषण दे रहे थे ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है। तो इसका नाम है ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज भारत, ठीक है भैया, पूरा नाम। ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज भारत के संदर्भ में आपको बतलाने कौन से कथन सही है। यह संयुक्त राष्ट्र आवास, यानी कि जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं यूएन हैबिटाट के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है। यानी कि ये जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज भारत जो है, एक मिनट, हाँ, तो हम बात कर रहे थे ग्लोबल टेक्नोलॉजी, सॉरी, हाँ, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज और यहाँ पे ऐसे डैश दे के आपको इंडिया लिखा रहेगा, ठीक है। तो एक बार हम फिर से लिख ही देता हूँ। हाँ, तो इसे ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, ठीक, कुछ इस तरह लिखा रहेगा। तो ये जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया जो प्रोग्राम है, ये किसके सहयोग से, मतलब किसका इनिशिएटिव है, किसका पहल है? तो ये जो पहल है वो आपका किसका है, ये बतलानी है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, मैं भी पागल ही हूँ। हाँ, तो देखते हैं, ये यूएन यूनाइट संयुक्त राष्ट्र आवास के सहयोग से आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है। दूसरा, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, नॉट ग्रामीण, ठीक है, देख पा रहे हैं ना, शहरी के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित मंच है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही आपको बतलानी है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं मिल रहा था इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं दिया। तो बेसिकली आप इसका आंसर यही होगा कि इन दोनों में से कोई सही नहीं है, ठीक है, ये दोनों ही गलत है। तो भाई सही क्या है, तो आइए देखते हैं सही क्या है। तो हम बात कर रहे थे क्या, ग्लोबल हाउसिंग, ग्लोबल, यार बड़ा दिक्कत, ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, ND लिख देता हूँ, IND, ठीक है। तो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया, ये किसके सहयोग से? तो हमारा जो हाउसिंग ऑफ अर्बन अफेयर, ठीक है, यानी कि हमारे जो शहरी मामलों के मंत्रालय हैं उनका ये पहल है। इसमें यूएन हैबिटेट का तो नाम ही नहीं है, ठीक है, यूएन हैबिटेट का कोई नामो निशान नहीं है, ठीक है। तो ये इसलिए गलत है क्योंकि यहाँ पे यूएन जो हैबिटेट है यानी संयुक्त राष्ट्र आवास, ये इनके सहयोग की बात ही नहीं है। ये जो पहल है वो किसका पहल है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है। दूसरा स्टेटमेंट इसलिए गलत है कि यह प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित मंच है, ये गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि इसके लिए ये नहीं है, सॉरी, इसके लिए जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी है इसके लिए ये नहीं है,
बल्कि इसमें के अंदर ये सारे आते हैं। जैसे कि एग्जांपल अब दे देता हूँ मैं। हाँ, तो हम बोल रहे थे जो ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर कई सारे प्रोजेक्ट आते हैं, या मतलब योजनाएं आती हैं, प्रोग्राम आते हैं। जैसे कि आप कह लें स्मार्ट सिटी, ठीक है। स्मार्ट सिटी भी ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी मिशन के तहत ही आएगा, टेक्नोलॉजी चैलेंज के तहत आएगा। स्मार्ट सिटी 2022 तक सबको घर मिले, ये जो प्रोजेक्ट हैं वो भी इसी के तहत आएगा। यानी कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, ये सारे जो स्कीम, और भी कई सारे स्कीम है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर घर बनाने से रिलेटेड, पावर हाउस जो आजकल लाइट हाउस जो निर्माण हो रहा है, उन सारे को ये सम्मिलित करता है। कौन? ग्रीन हाउस टेक्नोलॉजी चैलेंज, सॉरी ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज, ठीक है। तो इसलिए ये गलत है कि ये केवल इसके लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इसके अंदर कई सारे चीज़ें आ रही है, ठीक है। तो इसलिए ये दोनों जो थी है गलत है ऑप्शन, ठीक है। तो आपको मालूम है, केवल इसमें केवल इतना याद रखना है आपको कि ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज भारत जो है वो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की पहल है। दूसरा आपको ये याद रखनी है कि इसके अंतर्गत स्मार्ट सिटी परियोजना और प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना भी शामिल है। और 2022 तक सभी को घर मिले, ये भी शामिल है। और लाइट हाउस का निर्माण 100 शहरों में किया जाना है, वो भी इसी के अंतर्गत शामिल है। बस नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने के प्रमुख कार्य कहा जा सकता है? तो बेसिकली मैंने इस क्वेश्चन को इसलिए लिया है क्योंकि अभी काफ़ी सारे चर्चा में रह रहे हैं। जैसे कि आपको ये मालूम होनी चाहिए कि हमारे यहाँ जो भी दवाइयाँ बनती है, ड्रग्स बनती है, वैक्सीन बनती है, उनको कौन आखिर परमिशन देता है वगैरह वगैरह, ठीक है। मतलब ये किस तरह से क्या होता है, सिस्टम क्या है, कैसे प्रोसेस काम करता है, तो इसके बारे में एक हल्का फुल्का आइडिया होनी चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, ठीक है। तो यह जो संगठन है नई दवाओं और, पहले तो मैं ये बतला दूं कि ये जो 4 स्टेटमेंट आपके सामने है, ये चारों स्टेटमेंट सही है, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे केवल एक, केवल दो, केवल तीन, दो, केवल एक, दो, तीन, ऐसा ऑप्शन नहीं बनाया, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जगह बहुत ज़्यादा लगता, और चूंकि आपको हमें इंफॉर्मेशन देनी थी, तो इसलिए मैंने केवल उन्हीं चारों स्टेटमेंट को रखा जो सारे सही हो, ठीक है। तो देख लेता हूँ। तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन जो है वो नई दवाओं और जो भी क्लिनिकल टेस्ट होते हैं, नैदानिक परीक्षण, उसका अनुमोदन करते हैं, यानी अप्रूवल देते हैं। दवाओं का पंजीकरण कराना, लाइसेंस आयात करना, ठीक है। मतलब आयात के लिए लाइसेंस प्रदान करना कि हम ये दवा मंगा रहे हैं, हमको लाइसेंस दीजिए। तो ये सारी जो लाइसेंसिंग, दवाओं का पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, क्लिनिकल टेस्ट का अप्रूवल, नई दवाओं का अप्रूवल, ठीक है, ये सारे इनके काम हैं। अप्रयुक्त दवाओं और सौंदर्य प्रसाधनों पर प्रतिबंध, ठीक है। मतलब जिन दवाओं का यूज नहीं है उस पे प्रतिबंध लगाना। सौंदर्य यानी कि जो भी हम लोग ब्यूटी से रिलेटेड जो कुछ कुछ लाते हैं ना, मेडिसिन वगैरह, उस पे प्रतिबंध लगाना। दवाओं की निगरानी करना, मतलब सर्वेलेंस करना। बाजार की निगरानी करना कि बाजार में ऐसा नहीं है दवाओं को बहुत ज़्यादा महंगा महंगा में बेचा जा रहा है। तो ये सारी जो कार्य हैं, वो सारे कार्य किसके नियंत्रण में आते हैं? तो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन के दायरे में आते हैं, ठीक है। तो आपको मालूम होनी चाहिए कि जैसे मान लीजिए अभी कोरोना बना, ठीक है। तो कोरोना वैक्सीन आया, तो उन वैक्सीन का एक जो क्लिनिकल टेस्ट का अप्रूवल देना, ठीक है, इन दवाओं का जो नया बना उसको अप्रूवल देना, ये कौन कर रहा है? ये सब केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन द्वारा किया जा रहा है। यानी कि इसके द्वारा कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया कि हम, हाँ, अभी जो रिसेंट में 2 वैक्सीन आया, कोवैक्स और एक और ऑक्सफोर्ड का था, तो वो दोनों को कौन अप्रूवल दिया? तो यही दिया, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने, ठीक है। तो ये सारे जो कार्य हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है।
तो याद रहेगी आपको। तो अगर हम इसी को इंग्लिश में देख लें ताकि एक बार याद हो जाए, ठीक है। अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स, क्लिनिकल ट्रायल, इंपोर्ट रजिस्ट्रेशन, लाइसेंसिंग, ठीक है। लाइसेंस अप्रूविंग फॉर ब्लड बैंक, वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन से संबंधित जो लाइसेंस अप्रूवल देना हो, ये सारे काम इसी के अंतर्गत आते हैं। कोई भी नियम रूल लागू करना इससे संबंधित, ड्रग या वैक्सीन से संबंधित, कोई भी दवाओं को बैन करना, कॉस्मेटिक्स को बैन करना, ठीक है। तो ये सारी टेस्टिंग ऑफ न्यू ड्रग, नई दवाओं का टेस्ट, ये सारे जो फंक्शन है, कार्य हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? तो आपके केंद्रीय मानक नियंत्रण संगठन के अंतर्गत। अब मैं इससे ज़्यादा नहीं डिस्कस करूँगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए विकसित किए गए टीकों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब हाल ही में जो वैक्सीन डेवलप किया गया है कोविड-19 वायरस से लड़ने के लिए, उसके बारे में आपके सामने दो स्टेटमेंट आपको बतलानी है कि क्या केवल एक सही है, केवल दो सही है, या फिर दोनों सही है, या फिर दोनों गलत है, ठीक है। तो मैंने ऑप्शन नहीं दिया, आपको बतलाने है। तो देखते हैं। को कोवैक्सीन, कोवैक्सीन एक निष्क्रिय टीका है। निष्क्रिय बोले तो इनएक्टिव, एक होता है एक्टिव, एक होता है इनएक्टिव, ठीक। तो कोवैक्सीन क्या है? एक निष्क्रिय टीका है जो कोविड-19 वायरस के कणों का उपयोग करके बनाया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन, ये दूसरा वैक्सीन है। ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका वैक्सीन कोविड के स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ शरीर की प्रतिरक्षा बनाने के लिए एक सामान्य कोल्ड वायरस के कमजोर संस्करण का उपयोग करता है, ठीक है। तो आपको बतलानी है कि जैसे पहला कह रहा है कि कोवैक्सीन एक निष्क्रिय टीका है, दूसरा कह रहा है कि जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेना जो वैक्सीन है वो एक कोविड स्पाइक प्रोटीन है, उसके खिलाफ शरीर में एक एंटीबॉडी का निर्माण करता है। मतलब कि ये एक निष्क्रिय टीका है और ये एक एंटीबॉडी है, बेसिकली यही को दोनों स्टेटमेंट कर रहा है। तो हमको बतलानी है कि दोनों में कौन सही है, देखते हैं। तो दोनों सही है, ठीक है। ये जो ऑप्शन है दोनों सही है। अभी रहने तो नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। ओके। तो हम बात कर रहे थे, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि कोरोना वायरस से रिलेटेड जो वैक्सीन हाल ही में सरकार द्वारा जो मंजूरी दिया गया, तो आपको मालूम होनी चाहिए कि हाल ही में सरकार द्वारा दो वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दिया गया है। वो कौन कौन से हैं? एक हो गया कोवैक्सीन, ठीक है, कोवैक्सीन। एक हो गया ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका वैक्सीन। क्या? ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका, रट लीजिए, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका और कोवैक्सीन, ये दो वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है, ठीक है। तो देखते हैं कोवैक्सीन क्या है। तो कोवैक्सीन एक दो क्यों दिया गया भाई? क्यों दो, एक ही देता, दो क्यों? तो देखते हैं। कोवैक्सीन जो है वो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन मतलब कि जो ये जो वैक्सीन है ये भी कोरोना ही है, उसको आपको लेकिन वो मृत अवस्था में, सुसुप्त अवस्था में आपको डाल दिया जाएगा शरीर के अंदर, ठीक है। दूसरा क्या? ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका वैक्सीन जो है वो हमारे शरीर में इम्यूनिटी बिल्डअप करता है। क्या करता है? इम्यूनिटी बिल्डअप करता है, ठीक है। ये अगेंस्ट दिस स्पाइक प्रोटीन है, ठीक है। मतलब ये हमारे शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण करेगा और इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा, ठीक है। और एक क्या है? इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जा सकते हैं कि कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड है या फिर एक्टिवेटेड वैक्सीन है, ठीक है। तो आप बतला देना है कि इनएक्टिवेटेड है। और अगर आपसे पूछ दे कि ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका वैक्सीन एंटीजन का निर्माण करता है, तो ये सही होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो ये याद जरूर रखिएगा, दो वैक्सीन है, कोवैक्स, ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनेका वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासन और विकास संक्षिप्त रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी की जाती है? प्रवास और विकास संक्षिप्त रिपोर्ट यानी कि
माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किया जाता है। वर्ल्ड बैंक द्वारा क्या जारी किया जाता है? प्रवासन और विकास संक्षिप्त रिपोर्ट, और भी अन्य रिपोर्ट जारी किए जाते हैं वर्ल्ड बैंक द्वारा, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, स्टेट ऑफ ट्रेंड ऑफ कार्बन प्राइसिंग, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ट्रैक रेमिटेंस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, ठीक है, साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस, स्टेट ऑफ ट्रेंड ऑफ कार्बन प्राइसिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, याद रखिएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं, और ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वर्ल्ड बैंक होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट निम्नलिखित में किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है? डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इसी को हम कहते हैं अंकटाड। क्या कहते हैं? अंकटाड, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो अंकटाड द्वारा डिजिटल अर्थव्यवस्था रिपोर्ट जारी किया जाता है। देखते हैं इसका कुछ अन्य रिपोर्ट, यानी कि अंकटाड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट द्वारा कुछ अन्य रिपोर्ट भी जारी किए जाते हैं, जैसे कि ट्रेड एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, रिव्यू ऑफ मेरीटाइम ट्रांसपोर्ट रिपोर्ट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट, याद रखिएगा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन रिपोर्ट। ठीक है, कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, कमोडिटीज़ एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट मतलब विश्व निवेश रिपोर्ट, डिजिटल इकोनॉमी रिपोर्ट, ये सारे किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? अंकटाड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आपने देखा होगा हाल ही में मैंने न्यूज में काफ़ी चर्चा का विषय था, H1N1 वायरस का उल्लेख कभी कभी निम्नलिखित में से किस बीमारी के संदर्भ में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? स्वाइन फ्लू। ठीक है, तो स्वाइन फ्लू कौन सा वायरस है देख लेते हैं। स्वाइन फ्लू जो है वो H1N1 वायरस है। कौन सा? H1N1। और बर्ड फ्लू जो है वो क्या है? H5N1। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए आपको दे देगा। तो H1N1 क्या है? स्वाइन फ्लू। H5N1 क्या है? बर्ड फ्लू। ये दोनों क्या है? वायरस के नाम है। ठीक है, तो बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू याद रखना आपको। तो एक और मैं फिर से बोल ही देता हूँ, स्वाइन फ्लू बोले तो H1N1, बर्ड फ्लू बोले तो H5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहीं तक हमारी सेवा होती है आज के लिए। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि इस लेक्चर में हम 30+ MCQs को डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको पसंद आए होंगे ये सीरीज़, और अगला वीडियो आपको 1-2 दिन में मिल जाएगा। चूँकि ये सीरीज़ लेट से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगला जो सीरीज़ होगा वो टाइमली से आपको मिल जाएंगे अगला वीडियो। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए हमसे। अगर इस वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट में डाला करिए। ठीक है, तो इसी तरह से मैं लाता रहूँगा। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।